अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 8। श्री राम बाबा, उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। दरअसल अब दुश्मन बौखला गया है, वो अंधाधुंध वार कर रहा है। हवेली में ये 2 वाक़यात हुए तो मेरा माथा ठनका। मुझे ये गुमान गुजरा कि कातिल हवेली में नाकाम होने के बाद कहीं आपके यहाँ हल्ला न बोल दे, मैं कभी का यहाँ पहुँच गया होता। लेकिन ठीक वहाँ से रवाना होते हुए श्री राम बाबा पर हमले का पता चला। हम इसीलिए यहाँ देर से पहुँचे हैं। आपकी सूरत से मालूम हो रहा है कि यहाँ भी खैरियत नहीं है। मेरे पिता पर सोते में किसी ने गोली चलाई है। दरअसल आज कोई मुझे हलाक करने के लिए आया था। वो तो ऐसा हुआ कि मेरे पिता मेरे कमरे में काम कर रहे थे। काम करते करते वहीं सो गए। मैंने उनको जगाना मुनासिब ना समझा और मैं उनके कमरे में सोने के लिए चली गई। जो कोई भी आया या उसने ये समझकर गोली चलाई कि मैं अपने कमरे में सोई हुई हूँ। मैं अपने पिताजी को अपने कमरे में सोता हुआ देखकर अपने कमरे की बत्ती बुझा आई थी। आपके पिता, मेजर ने झिझकते हुए कहा। गोली उनके बाजू पर लगी है। इत्तफाक से डॉक्टर प्रकाश हमारे पड़ोस में रहते हैं। उन्होंने बाजू में से गोली तो निकाल दी, लेकिन मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं। शायद उनके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है। डॉक्टर साहब उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर खामोश हो गया और फिर प्रदीप से मुखातब हुआ। प्रदीप, तुम टार्च लेकर उस बंगले के आसपास मोटर के टायरों, घोड़े के टापों और हमला आवरों के पैरों के निशानात ढूंढने की कोशिश करो। प्रदीप मोटर में से निकलकर बंगले के पीछे चला गया। योगिता ने डॉक्टर प्रकाश से मेजर संग्राम का तारफ़ कराया। मेजर ने पलंग की तरफ देखा और उस पर 50 वर्ष की उम्र का एक कबूल सूरत शख्स आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। जब डॉक्टर ने इत्मीनान दिला दिया कि योगिता के पिता की हालत खतरे से बाहर है, तो वो भी बंगले के पीछे चला गया, जहां प्रदीप दुश्मन के पैरों के निशानात ढूंढने में लगा हुआ था। कुछ नज़र आया? मेजर ने करीब जाकर पूछा। मुझे तो एक भी निशान नज़र नहीं आया, ना कार का, ना घोड़े की टाप का, ना किसी के पाँव का। खूब, मेजर मुस्कुराया। दुश्मन ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात है। वो अपना घोड़ा दूर किसी दरख्त से बांध कर आया था। मेजर ने बंगले के अंदर जाकर योगिता से पूछा कि उसने घोड़े के टापों की आवाज़ तो नहीं सुनी। योगिता ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, क्या आपके ख्याल में गोली चलाने वाला घोड़े पर सवार होकर आया था? नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। मेजर ने फिर घोड़सवार वाली बात को टालने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मेजर प्रदीप को योगिता और उसके पिताजी की निगरानी के लिए वहां छोड़कर चला आया। ठाकर साहब उसके मुंतज़िर थे। मेजर साहब ने जब उनको योगिता के यहाँ गुजरने वाले वाक़े के बारे में बताया तो ठाकर साहब और भी उदास हो गए। उनकी आंखों का रंग ही बदल गया और उन्होंने बड़ी अफसरदगी से कहा, मैंने आपको यहाँ आने की ख्वामख्वाही दावत दी। मैं मर जाता तो अच्छा था। बेचारी योगिता पर तो कोई आफत ना आती। मैं आपके ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता। मेजर ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया कि हमें यहाँ बुला लिया। अब मेरी मंजिल करीब आ चुकी है तो आप घबरा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अब कातिल हमारे हाथ आने ही वाला है। मेजर ने ठाकर साहब को भी घोड़े सवार के किस्से से आगाह न किया। अब तो मैं आपकी तरफ से मायूस हो जाता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकल जाऊँ और कातलों को भी अपना काम करने दूँ। जो होता है एक बार हो जाए। आप ख्वामख्वा इस कदर बौखलाए जा रहे हैं, जाइए आराम कीजिए। मेजर ने पूछा, ठाकुर साहब, आप ये तो बताइए कि अख्तरा के घोड़े का रंग कैसा है? सुर्खी माइल भूरा। ठाकुर साहब ने जवाब दिया, क्यों, क्या बात है? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा था। मेजर बोला। वो जी ही जी में खुश था कि उसका ख्यास गलत साबित नहीं हुआ था। प्रदीप अगले रोज़ सुबह 11 बजे ठाकर वीर सिंह की मोटर में योगिता के हाथ से वापस आ गया और उसने आकर बताया कि योगिता के पिता पर होश आ चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है।
ठाकुर साहब ने जिद की कि वो योगिता के पिताजी की मजाज पुरसी के लिए ज़रूर जाएंगे, लेकिन मेजर ने उनको जाने ना दिया। मेजर ने उनसे एक दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर साहब बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए और उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया कि वह सिर्फ एक दिन की कैद तन्हाई काटेंगे और उसके बाद अपनी मनमानी करेंगे। मेजर रात भर अपने दिमाग में कई मंसूबे बांधता रहा था। उसे कातल को मंजर आम पर लाने की एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी थी। सबसे पहले उसने प्रदीप सिंह को न्यूट्रिशन स्टोर उस बहाने से भेजा कि वो वहां जाकर वहां से पनीर लाए और ये देखे कि कोई घोड़ा उसके पिछवाड़े बंधा हुआ है या नहीं। प्रदीप 1.5 घंटे के बाद वापस आया तो उसने इंकशाफ किया, न्यूट्रिशन स्टोर के पीछे एक दरख्त से सुर्खी माइल घोड़ा बंधा हुआ है। प्रदीप के इस इंकशाफ पर मेजर बहुत छटपटाया। ये माजरा क्या है? क्या कल रात जिस घोड़े को गोली मारकर उसने हलाक किया था, जिंदा होकर वापस अपने मालिक के पास पहुंच गया था? ये क्यों कर हो सकता है? कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं हुई? कल रात जिस घोड़े को हलाक किया गया, कहीं वो किसी और शख्स का तो नहीं था? मगर वह शख्स कौन था कि उसने उन पर गोली क्यों चलाई थी? मेजर की समझ में कुछ भी ना आया। बिल आखिर थक हार कर उसने पूछा, प्रदीप, आज सुबह तुम योगिता के यहाँ से वापस आए थे तो क्या तुमने उस घोड़े को सड़क पर पड़ा हुआ देखा था? नहीं, प्रदीप ने जवाब दिया। उसे वहाँ से हटा दिया गया। ये मुमकिन नहीं है। यहाँ कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है और मरे हुए जानवर को इस कदर तेज़ी से क्यों कर उठा लिया गया? मेजर ने कहा और फिर उसने चुटकी बचाते हुए कहा, चलो प्रदीप, मेरी मोटर निकाल लाओ। हमें फ़ौरन उस जगह चलना है जहां हम कल घोड़े की लाश छोड़ कर आए थे। आधे घंटे बाद दोनों जाए मतलूबा पर जगह पर पहुंच गए। वाकई घोड़ा वहां नहीं था। सड़क पर उसका खून का कोई धब्बा भी मौजूद नहीं था। मेजर की सिटी गुम हो गई। क्या इस दफ़ा उसका पाला भूतों से पड़ा है? घोड़े को ज़मीन तो खा नहीं सकती। फर्ज कर लो कि घोड़े की लाश को अगर गांव की पंचायत ने उठवाया तो खून किसने साफ़ किया? मेजर हज़ारों इकसाम के ख्यालात में खो गया। प्रदीप, ये तो ठीक है कि घोड़ा यहाँ नहीं, लेकिन उसके खून के धब्बे क्यों नहीं? खून के धब्बे आने वाले मोटरों की वजह से मिट गए होंगे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मेजर ने कहा और दफतन एक ख्याल बिजली के एक कूंदे की तरह उसके दिमाग में आया। प्रदीप, तुम्हें याद होगा कि कल रात घोड़सवार किस तरफ अंधेरे में दौड़ा था? उस तरफ। प्रदीप ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, और गायब हो गया था। मैं समझता हूँ कि यहाँ नज़दीक ही किसी सुरंग में दाखिल होने का रास्ता है। आओ चलें, उस रास्ते को तलाश करें। आधे घंटे की दौड़ धूप के बाद सुरंग का रास्ता मिल गया। दोनों उस सुरंग में दाखिल हुए जिसमें काफ़ी अंधेरा था। अचानक प्रदीप का पांव अंधेरे में किसी चीज़ से टकराया। प्रदीप ने सरासीमगी की आलम में उस चीज़ को हाथ से टटोल कर देखा और फौरन पीछे हट गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। क्यों, क्या है? मेजर ने पूछा, जो प्रदीप के पीछे था। घोड़े की लाश, प्रदीप के मुंह से निकला। क्या तुम ठीक कह रहे हो? हाँ, तो आओ वापस चलें, मुअम्मा हल हो गया, मेजर ने कहा और दोनों सुरंग से बाहर आ गए। कैसा मुअम्मा? प्रदीप ने बाहर आते ही पूछा। घोड़े का मुअम्मा, मेजर ने कहा। क्या मतलब? घोड़सवार हमारी गिरफ्त से बचने के लिए सुरंग में दाखिल हुआ, मगर वहां खड़ा रहा और जब उसको ये इत्मीनान हो गया कि हम वापस जा चुके हैं तो वो सुरंग से बाहर निकला, घोड़े की लाश को किसी तरह यहाँ लाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि घोड़े की लाश को सुरंग तक अकेला आदमी हरगिज़ नहीं ला सकता था। सड़क से ये सुरंग कम अज़ कम 1 फरलांग दूर है। एक आदमी के लिए घोड़े की लाश को यहाँ तक घसीट कर लाना नामुमकिन है। उसने किसी राहगीर की मदद हासिल की होगी, किसी गरीब देहाती को। हो सकता है कि उसने उस शख्स को थोड़े से पैसे भी दे दिए हों। मेजर सोचने लगा। प्रदीप की बात करीने क़यास मालूम होती थी। तुम्हारी बात मान ली जाए तो एक सवाल और पैदा होता है कि हूबहू वैसा ही दूसरा घोड़ा अख्तरा के पास आज कैसे आ गया? मेजर ने कहा। क्या यह ज़रूरी है कि कल रात अख्तरा ही घोड़े पर सवार जा रही हो? ये भी तो मुमकिन है कि किसी के पास अख्तरा जैसा घोड़ा हो। नहीं, मेजर ने कहा, कि जो फ़ौरन ही सारे मामले की तह तक पहुंच चुका था। मैं समझ गया हूं कि असल राज क्या है।
कातल ने तवहम परस्ती को तकवीह देने के लिए एक चाल चली है। अख्तरा और उसके भाई न्यूरेशन को यहाँ से आए हुए पूरे 5 महीने का अरसा हुआ है। अख्तरा घोड़ा तो साथ नहीं लाई होगी, उन्होंने घोड़ा आसपास के गांव से खरीदा होगा। जिस किसी ने उनके हाथ घोड़ा फरोख्त किया होगा, ऐन मुमकिन है कि उसके पास जुड़वां घोड़े हों और एक उसने बेच दिया और एक उसने अपने पास रख लिया। आज न्यूट्रिशन और इतना ज़्यादा रकम देकर उस घोड़े का जुड़वा भाई खरीद लाए होंगे और इस तरह उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। हमें धोखा देने की कोशिश की कि कल रात उन दोनों में से कोई घोड़े पर सवार नहीं था और उनमें से किसी एक ने योगिता के यहाँ हमला किया था और हम पर गोली भी चलाई थी। आसपास के लोगों को भी शक न हुआ कि उनका घोड़ा मर गया या हलाक हो चुका था। तुम वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देख कर आए हो। बहन भाई खुश हुए होंगे कि घोड़े को मौजूद पाकर हम चकरा रहे होंगे और उनको बेगुनाह समझ रहे होंगे। मेजर ने सांस लेने के लिए रुका। प्रदीप मेजर की दूर रस निगाहों की दिल ही दिल में तारीफ करने लगा। आपकी बात तो जी को लगती है, लेकिन उनको मुजरम या कसूरवार साबित करना बहुत दुश्वार होगा। मैं आज उनके लिए एक नया जाल बिछाऊंगा। नया जाल? हाँ, और तुम्हें बड़ी होशियारी से काम करना होगा, मेजर ने कहा। वो नया जाल क्या है? प्रदीप ने पूछा। मैं समझता हूँ कि दुश्मन को अभी तक ये गलतफहमी होगी कि वो योगिता को ठिकाने लगा चुका है। उसे ये मालूम नहीं होगा कि योगिता अभी जिंदा है और वो ये भी नहीं जानता होगा कि उसने योगिता पर नहीं, उसके पिता पर गोली चलाई थी। मैं सबसे पहले उसको ये दिखाकर कि योगिता जिंदा है, उसे अचंभे में डाल देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मेरा अपना नया जाल क्या है और तुम्हें क्या कुछ करना होगा। मैं योगिता के यहाँ जा रहा हूँ और उसे अपने साथ न्यूरेशन स्टोर ले जाऊँगा और वहाँ से योगिता को हवेली में लाऊँगा। तुम वहीं मेरे मुंतज़िर रहना। फ़िलहाल ठाकुर साहब को घोड़े का किस्सा हरगिज़ ना सुनाना, इंतहाई राजदारी से काम लेना। 1 घंटे के बाद जब मेजर ने योगिता के साथ न्यूरेशन स्टोर में कदम रखा तो उस वक़्त न्यूरेशन और अख्तरा अलमारियों में कुछ नई चीज़ें सजा रहे थे। बहन भाई ने योगिता को देखा तो एक लम्हे के लिए उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही अपनी हैरत को दबा दिया। मेजर के लिए उनकी पल भर की हैरत बड़ी मैनीखेज थी और उसका मकसद हल हो गया। मेजर डब्बों में बंद फल खरीदे और दाम अदा करने के बाद स्टोर से बाहर निकलते हुए योगिता से कहा, आपको हवेली तक चलना होगा। वहाँ से आपको शाम होने से पहले घर नहीं आने दिया जाएगा। मेजर ने जानबूझकर ये बात ज़रा बुलंद आवाज़ में कही थी ताकि दोनों बहन भाई उसे अच्छी तरह सुन लें। मेजर ने जब अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने वाकई कल रात के घोड़े से मिलता जुलता सुर्खी माइल भूरे रंग का घोड़ा स्टोर के पीछे दरख्त से बंधा हुआ देखा। मेजर उसकी तरफ गौर से देखने लगा। ये घोड़ा ताजमहल तो नहीं, आप इसकी तरफ हैरानी से देख रहे हैं। और वो ये कहकर हंसने लगी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एक भारी खतरे से 2-4 होने के बाद ज़ुबे सेहत थे। बादुकात आदमी की नज़र में इतना रंग भर जाता है कि उसे मामूली सी चीज़ में भी एक दुनिया नज़र आती है। ये कहकर मेजर संग्राम मोटर में जा बैठा। उसने योगिता को अपने साथ आगे बिठाया और मोटर घुमाकर हवेली जाने वाली सड़क पर डाल दी। उसने मुड़कर देखा कि न्यूरेशन और अख्तरा स्टोर की खिड़की में खड़े उनकी तरफ देख रहे थे। ठाकुर वीर सिंह ने मेजर के साथ योगिता को देखा तो उनकी बाछें खिल गईं। उन्होंने योगिता से और उसके पिता की हालत पूछी। योगिता की जन्म से इत्मीनान बख्श जवाब मिला और फिर उन्होंने योगिता को मुबारकबाद दी। जब वो दोनों आपस में बहुत बातें कर चुके तो मेजर ने योगिता से कहा, आज आपको शाम के एक तजर्बे के बाद वापस घर जाने दिया जाएगा। मैं खुद आपको छोड़ कर आऊँगा। क्या वो तजर्बा मुझ पर किया जाएगा? योगिता ने हंसते हुए कहा, इस तजर्बे में आपकी मदद की ज़रूरत है। वैसे हम नहीं, कोई और आप पर अपना खौफनाक तजर्बा करेगा, लेकिन उस तजर्बे के वक़्त आप वहाँ नहीं होंगी। आपकी जगह मेरा असिस्टेंट प्रदीप होगा और तजर्बा करने वाला यही समझेगा कि आप पर तजर्बा कर रहा हूँ। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रा पूर्णा और प्रदीप को बुला लाओ। मेजर ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
मेजर ने अपने साथियों को बैठ जाने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तो मेजर ने योगिता से कहा, मुझे ये कपड़े चाहिए जो आपने पहन रखे हैं। योगिता मेजर की इस बात पर चकरा गई। ठाकर साहब ने ख़त्म आलूद निगाहों से मेजर की तरफ देखा। मेजर ने ठाकर साहब और योगिता की इस कैफियत पर एक लम्हे के लिए लुत्फ़ उठाया और फिर कहा, पूर्णा आपको अपनी सारी साड़ी और ब्लाउज दे देगी और मुझे आपके कपड़े एक ख़ास मकसद के लिए चाहिए। आपके कपड़े मेरा असिस्टेंट प्रदीप पहनेगा। मैं उसको ऐसा मेकअप कर दूंगा कि शाम के झटपटे में अगर कोई उसे देखे तो आपका गुमान करेगा। मैं शाम को प्रदीप के साथ, जिसने आपका भेष बदला हुआ होगा, आपके घर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हमें एक हादसा पेश आएगा जो शायद किसी के कातिल होने का सबूत मुहैया कर देगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कातिल प्रदीप को योगिता देवी समझकर उस पर हमला कर देगा? नाना राय ने कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। बहरहाल एक तजर्बा है जो नाकाम भी हो सकता है और कामयाब भी। शाम को जब मेजर की मोटर हवेली से बाहर निकली तो अगली नशस्त पर एक दोशीदा बैठी थी और जिसकी शक्ल हूबहू योगिता से मिलती थी। लंबी लंबी पलकें, बराबर और बीजवी चेहरा, तन पर साड़ी, जामनी साड़ी, और वो दरअसल प्रदीप था। कोई ये पहचान नहीं सकता था कि उसमें भेष में कोई मर्द छुपा हुआ है। सड़क पर पहुंचकर मेजर संग्राम ने कहा, प्रदीप, घबराना नहीं और घबराहट में मोटर की रफ्तार हरगिज़ तेज मत करना। मैं समझता हूं कि अगर कोई हादसा पेश आया तो मंदिर के सामने पेश आएगा, क्योंकि सुरंग का रास्ता मंदिर के पास है। अगर दुश्मन योगिता पर नया हमला करना चाहता है तो वो ज़रूर सुरंग में छुपा हुआ होगा और हमारे पहुंचने पर वो बाहर निकलेगा। मैंने नाना राय को मंदिर की झाड़ियों में छुपाकर सारे माहौल की पूरी निगरानी के लिए पहले ही भेज दिया है। उसको हदायत कर दी है कि अगर कोई अनोखी बात देखे तो झाड़ी से सफ़ेद रुमाल निकाल कर हमें आगाह कर दे। अगर उसे कोई मशकूक बात नजर आए तो झाड़ी में छुप कर बैठा रहे और रुमाल हरगिज़ ना लहराए। फिर मेजर ने सड़क पर नज़र दौड़ाते हुए रिवाल्वर जेब से निकालकर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, मंदिर करीब आ गया है, अपनी नज़रें सड़क पर जमाए रखना। अगर तुम्हें सड़क पर कोई गैर मामूली चीज़ पड़ी हुई नज़र आए तो कार फौरन बराबर ब्रेक लगाकर रोक लेना, आगे ना बढ़ना। हो सकता है कि उस दफ़ा दुश्मन की कोई बारूदी सुरंग ज़्यादा कारगर साबित हो। अब मेजर मंदिर के पास घनी झाड़ियों में देखने लगा और उसे वहाँ किसी झाड़ी में सफ़ेद रुमाल लहराता हुआ नजर ना आया। कार बिल्कुल मंदिर के करीब पहुंच गई। मेजर संग्राम की निगाहें मंदिर पर जमी हुई थीं। कार मंदिर के करीब से गुजरी तो मेजर ने देखा कि मंदिर की दीवार के ऊपर से होती हुई कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है। मेजर का रिवाल्वर वाला हाथ फौरन हरकत में आ गया और उसने गेंद जैसी चीज़ का निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली उस गेंद से टकराई और वो गेंद सड़क से दूर ही ज़मीन पर गिरी और उसके बाद एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मेजर ने पीछे मुड़कर देखा, दरअसल गेंद नहीं था, एक दस्ती बम था। प्रदीप, कार रोक दो और मेरे साथ चलकर मंदिर को घेर लो, मेजर ने कहा। प्रदीप ने कार रोक दी। फिर मेजर को न जाने क्या ख्याल आया और उसने कहा, कोई फ़ायदा नहीं प्रदीप, मंदिर के अंदर भी सुरंग है। दुश्मन दस्ती बम फेंक कर उसकी राह से फरार हो गया होगा। क्या हम मंदिर में जाकर उसका पीछा नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? वो गोला फेंकते ही फरार हो गया होगा। मेजर ने उस जगह की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा जहां गोला फटा था। लोहे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। मेजर ने एक टुकड़ा उठाकर देखा तो उस पर अंग्रेज़ी के कुछ हरूफ थे जिनसे पता चलता था कि दस्ती बम बरतानिया का बना हुआ है। मेजर के होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, ऐसे मालूम होता है कि दुश्मन ने ऐसे हथियार आज से पहले हासिल किए थे। शायद हो सकता है कि वो कभी फ़ौज में मुलाजम रहा हो और उसने हथियार चुराए हों। यह भी मुमकिन है कि उसने किसी और शख्स से खरीदे हों। खैर, वापस चलो। इतने में मेजर ने नाना राय को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो गोला फटने की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था और अब सड़क की तरफ बढ़ रहा था। करिए तो है ना? उसने दूर से पूछा। हाँ, मेजर ने कहा। क्या आपने वाकई किसी शख्स को आसपास नहीं देखा? नहीं। आप देख भी कैसे सकते थे? दुश्मन सुरंग के रास्ते मंदिर में पहुंचा, वहां उसने दस्ती बम फेंका और सुरंग के रास्ते ही फरार हो गया।
इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा तजर्बा नाकाम रहा और प्रदीप को औरत बनाने का कोई फ़ायदा ना हुआ। नाना राय हंसा और उसने प्रदीप की तरफ देखा जिसके सर से उसकी साड़ी का बलूज ढक गया था। आओ वापस चलें। मैंने सोचा कि आज दुश्मन को एक नज़र देखने का मौका मिल जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक दुश्मन योगिता पर हमला करने के लिए आया तो सही, मगर रुपूश रहा। आओ ज़रा वापस चलें। मेजर ने अपनी बात दोहराई। हवेली में तमाम लोग बड़ी बेसब्री के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेजर से ताज़ा वाक़या सुनकर वो सब परेशान हो गए। आखिर दस्ती बम फेंका किसने? ठाकुर साहब ने पूछा। ये तो पता नहीं चल सका, मेजर ने कहा। आखिर वो कौन था? ठाकुर साहब ने फिर सवाल किया। आज तो नहीं, लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा कि वह कौन है, मेजर ने कहा और फिर योगिता से मुखातब हुआ। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आऊँ। दुश्मन इस वक्त तो कहीं घात लगाकर नहीं बैठा होगा? ठाकुर साहब ने पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता, मेजर संग्राम ने कहा, और उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दुश्मन इस कदर अहमक नहीं हो। मेजर अपनी कार में अगली नशस्त पर योगिता को अपने साथ बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना हुआ। न्यू रेशन स्टोर के सामने जिस मोटर से सड़क योगिता के घर की तरफ घूमती थी, वहां मेजर ने अख्तरा को टहलते हुए देखा और उसके हाथ जोड़कर योगिता और मेजर को नमस्ते की और मुस्कुराई। मेजर संग्राम भी जवाब में मुस्कुरा दिया। रास्ते में मेजर ने योगिता को ज़रूरी हदायत दी कि वह सिर्फ आज की रात ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रहे, बंगले की चारों तरफ अपने नौकरों का पहरा लगा दे। 1 घंटे के बाद मेजर वापस हवेली में आ गया। मेजर सुबह सवेरे ही उठकर काम में मसरूफ़ हो गया। प्रदीप सिंह बस्ती नागगढ़ के पुलिस थाने से उंगलियों के निशानात की शिनाख्त करने का जो सामान लाया था वो मेजर ने खोलकर एक मेज़ पर सजा दिया। जब उसने उंगलियों के मुख्तलिफ निशानात का मवाजना किया तो उसके होंठ खुद ब खुद गोल हो गए और बेख्याली में सीटी बजाने लगा। उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर पूर्णा उसके कमरे में आ गई और बोली, आज शायद आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज आप ज़रा बुलंद आवाज़ में सीटी बजा रहे थे। मेजर मुस्कुराने लगा। आज उसे पहली बार मालूम हुआ कि पूर्णा उसकी सीटी का भेद पा चुकी है। पूर्णा, श्री राम बाबा की तबीयत कैसी है? क्या मरहम पट्टी के बाद तुम उसे देखने के लिए गई थी? हाँ, उसे हल्का सा बुखार है और उसके खून में कहीं जहर ना फैल रहा हो, मेजर संग्राम ने कहा। मैंने उसकी हालत के मुताबिक उसे गोलियां खिला दी हैं, पूर्णा ने कहा। अच्छा किया, ज़रा बाहर जाकर प्रदीप को बुला लाओ। और पूर्णा 10 मिनट में प्रदीप के साथ वापस आ गई। प्रदीप ने मेजर को उंगलियों के निशानात की शिनाख्त वाला सामान बंद करते हुए देखा तो कहा, क्या उंगलियों के निशानात से कोई सुराग मिला? उंगलियों के इन निशानात में बहुत सी रात की बातें हैं, मेजर ने कहा। प्रदीप, तुम फौरन योगिता के यहाँ चले जाओ, नाश्ता वहीं कर लेना। वहाँ जाकर ये पता करो कि रात को उनके यहाँ कोई नया वाक़या तो ज़हूर में नहीं आया। प्रदीप मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मेजर ने कहा, तुम जल्दबाजी में प्रदीप पूरी बात सुनते नहीं हो। योगिता की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद तुम्हें फ़ौरन वापस आना होगा और न्यू रेशन स्टोर के पास मेरा इंतज़ार करना होगा। हम सब 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएंगे। तुम रिवाल्वर से लेस होकर जाना। अच्छी तरह समझ लो कि योगिता के यहाँ से तुम्हें 1 घंटे में वापस न्यू रेशन स्टोर पहुंचना है और तुम वहां बैठकर चाय पीना। अगर हम वहां तुमसे पहले पहुंच गए तो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अब तुम जा सकते हो। उस वक्त तुम पैदल जाओगे और वापसी पर योगिता के यहाँ से ठाकर साहब की कार लेते आओगे। प्रदीप चला गया। चंद मिनट के बाद ठाकर साहब अपने कमरे से बाहर निकले, कहीं जाने के लिए तैयार होकर आए थे। मेजर के कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसने ठाकर साहब को उस आलम में देखा तो बोले, ये क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं? योगिता के यहाँ। सुबह से उसकी कोई खबर नहीं आई कि उनकी रात कैसी गुजरी, और वैसे भी उसके पिता की मजाज पुरसी के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने प्रदीप को वहाँ भेज दिया है। आपको मैं अपने साथ ले जाऊँगा। कहाँ? ठाकर साहब ने ज़रा खफा होकर पूछा। जहाँ मेरा जी चाहेगा, मेजर ने कहा। देखिए मेजर संग्राम जी, आप मुझे एक ज़रूरी फ़र्ज़ अदा करने से नहीं रोक सकते। मैं आपको रोक सकता हूँ इसलिए कि आप मुझे मेरे ज़रूरी फ़र्ज़ अदा करने की नहीं दे रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि आप मेरे काम में मदाखलत कर रहे हैं।
मैं जानता हूं कि आप मेरे गुलाम नहीं हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूं। ठाकर साहब का गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो खामोश हो गए। नाश्ते के बाद मेजर संग्राम ने पूर्णा से पूछा, क्या प्रदीप बस्ती नागढ़ के पुलिस थाने से कोई ऐसी फहरिस्त लाया था जिसमें यह जिक्र हुआ हो कि किन किन लोगों के पास इस इलाके में असला लाइसेंस है और उनके पास किस किस्म का असला है? हाँ, लाया है। क्या तुमने वो फहरिस्त पढ़ी? जी हाँ, मैंने वो फहरिस्त पढ़ी थी। उसकी तफसील क्या है? उस फहरिस्त के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ ठाकर साहब लाइसेंस याफ्ता हैं, पूर्णा ने जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं। और फिर मेजर ठाकर साहब की तरफ मुंह फेर कर कहा, क्या आप वो गिद्ध देखना चाहते हैं जिसकी आवाज़ आप अक्सर सुनते रहे हैं? वो गिद्ध कहाँ है? मैं उसे ज़रूर देखना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप अपने साथ अपनी राइफल ले आइए और आपकी कार जो गीता के यहाँ से प्रदीप ले आएगा, मेजर ने कहा और पूर्णा और नाना राय से मुखातब हुआ, आप दोनों भी अपने रिवाल्वरों में गोलियां भरकर आ जाइए। मेजर ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर उसका खटका खोलकर देखा, फिर खटका बंद करके उसे दोबारा जेब में डाल दिया और उसने पूर्णा से कहा, जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, कुत्ते को भी खोलकर अपने साथ ले जाना, आज हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। चंद मिनट के बाद मेजर की कार सड़क पर फराटे भर रही थी। वो मोटर तेज़ी से न्यू रेशन स्टोर के सामने जाकर रुकी। स्टोर बंद था। मेजर का माथा ठनका और उसने एक शख्स से पूछा, जो शक्ल सूरत से माली नजर आता था, ये लोग क्या सो रहे हैं? नहीं साहब, 2-4 रोज़ के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। मुझसे तो यही कहकर गए हैं। वैसे अपना बहुत सा सामान बांध कर ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन के लिए नहीं, काफ़ी दिनों के लिए बाहर गए हैं। वो यहाँ से कब गए? मेजर ने पूछा। आधा घंटा हुआ। किस तरफ गए हैं? मैंने उनको इस सड़क से जाते हुए देखा था। माली ने जुनूब की जानब सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेजर ये सुनकर फौरन अपनी कार की तरफ लपका और उसने उसका दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मोटर में पेट्रोल काफ़ी होना चाहिए। हमारी मोटर में तो काफ़ी है। प्रदीप ने नागढ़ में 50 लीटर पेट्रोल और डलवाया था, पूर्णा ने जवाब दिया। आपकी मोटर भी आ जाएगी और उसमें पेट्रोल की क्या कैफियत है? मेजर ठाकर साहब से पूछा। कुछ नहीं कह सकता, ठाकर साहब बोले। क्या रास्ते में कोई पेट्रोल पंप होगा? ज़रूर होगा। ठाकर साहब, अभी तक प्रदीप क्यों नहीं आया? कहीं योगिता के यहाँ कोई हादसा तो नहीं हो गया? मेजर ने कहा। ठाकर साहब ने योगिता के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर घबराहट के आलम में निगाह दौड़ाई। दफतन ही उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई और उसके मुंह से निकला, वो शायद मेरी ही मोटर है। वो दूर एक मोटर गिर्द छोड़ती हुई आ रही थी। चंद मिनट के बाद उनके करीब आकर रुकी। उसमें प्रदीप था। जो गीता के यहाँ खरीयत तो है? ठाकर साहब ने तेज़ी के साथ उससे पूछा। बिल्कुल खरीयत है, प्रदीप ने जवाब दिया। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मेजर संग्राम ने प्रदीप से पूछा। जो गीता ने तकल्लुफ़ से काम लिया, नाश्ते पर बहुत सी चीज़ें बनाने का हुक्म दे दिया, मैं कुछ बोल ना सका। योगिता के पिताजी की तबीयत कैसी है? ठाकर साहब ने पूछा। उनका बाजू बंधा हुआ है, वैसे वो चल फिर सकते हैं, प्रदीप ने जवाब दिया। और फिर उसने न्यू रेशन स्टोर की तरफ देखा जो बंद पड़ा था। ये लोग कहाँ गए? प्रदीप ने पूछा। पंछी उड़ गए हैं, नाना राय ने कहा। लेकिन घोड़ा तो दरख्त से बंधा हुआ है, प्रदीप सिंह बोला। मेजर को घोड़े का ख्याल ही नहीं आया था और उसने भी एक नज़र घोड़े पर डाली और फिर माली से पूछा, उनके पीछे घोड़े की देखभाली कौन करता है? उसकी देखभाल मेरे सुपुर्द करके गए हैं। इतने रुपए दिए गए हैं कि 10 दिन तक उसके चारे का इंतज़ाम हो सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग यहाँ से सिर्फ 2-4 के लिए नहीं गए हैं। मेजर ने कहा, वक़्त उड़ता जा रहा है, हमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और उनके पीछे चलना चाहिए। तो फिर चलो, प्रदीप ने बेताब होकर कहा। दरअसल उसे दुश्मन का ताक़ब करने में बड़ा मज़ा आता था। अब हमको एक ही मोटर में बैठने की ज़रूरत नहीं। ठाकुर साहब नाना राय और प्रदीप के साथ जा बैठे। प्रदीप एक अच्छा ड्राइवर है। अगर दुश्मन से मिटबीर हो गई तो उसे मोटर में दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के अच्छे दाव पेच आते हैं। ये कहकर मेजर अपनी मोटर में जा बैठा, जिसकी अगली नशिस्त पर पूर्णा बैठी थी। ठाकर साहब और नाना राय रूल दराज के पीछे जा बैठे। प्रदीप ड्राइवर के सीट पर बैठा रहा। मेजर अपनी कार को आगे ले गया। दोनों मोटरें जुनूब की सड़क पर हो ली। वो हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ी।
राहगीर उनकी रफ्तार देखकर पहले ही रास्ता छोड़ देते। कोई ट्रक या कोई छक्कर सामने आता हुआ दिखाई देता तो मेजर अपने कार की रफ्तार धीमी कर देता। प्रदीप भी ब्रेक पर पाँव रख देता और वह भी 15 मील दूर भी नहीं गए होंगे कि प्रदीप के रोल्स रॉयस का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसने ज़ोर से आवाज़ दी, मेजर संग्राम जी। मेजर ने पीछे मुड़कर देखा। प्रदीप की कार रोकते हुए देखकर वो झंझला उठा। मेजर कार से निकलकर रोल्स रॉयस के पास गया। ये तो गजब हो गया, आपकी मोटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसने ठाकर साहब की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे दूर दूर तक इस सड़क पर कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम उनका ताक़ब को तर्क नहीं कर सकते। मेजर ने कहा, प्रदीप तुम बाहर आओ, मेरी मोटर के पिछले खाने में रस्सा पड़ा हुआ होगा, उसे निकालो। रोल्स रॉयस की हुड में रस्सा डालकर उसे मेरी कार की पुश से बांध दो। मुझे पेट्रोल पंप तक तुम्हारी कार को खींच कर ले जाना होगा। प्रदीप ने 5 मिनट के अंदर मेजर के हुक्म की तामील कर दी। मेजर की कार से ठाकुर साहब की कार बांध दी गई। 10 मील तक वो कछुए की तरह रेंगते हुए आगे बढ़े। फिर कहीं जाकर उन्हें पंप नजर आया। मेजर ने इत्मीनान का सांस लिया। मेजर ने एहतियातन दोनों मोटरों की टैंकी लबालब भर ली और एक बार फिर दोनों मोटरें सड़क पर तेजी से दौड़ने लगीं। पूर्णा ने रफ्तार के मीटर को देखा। मेजर संग्राम की कार 70 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। आधे घंटे के बाद एक चौराहा आया और वहां से 4 सड़कें मुख्तलिफ सिमतों में जाती थी। दोनों कारें रुक गई। अब एक परेशान कुन सवाल एक खौफनाक रूप धारकर उनके सामने आ खड़ा हुआ कि किस सड़क से दुश्मन का ताक़ुब किया जाए। मेजर अपनी कार से निकला और अपनी पतलून की जेबों में हाथ डालकर बार बार चारों सड़कों पर गया और आखिरकार वो मुस्कुराता हुआ वापस आया और उसके हाथ में सिगरेट का एक टुकड़ा था। वो कार्टेड सिगरेट का एक टुकड़ा था। वो उसे बगौर देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आप तो इस तरह खुश हो रहे हैं कि जिस तरह आपको कोहे नूर हीरा पड़ा हुआ मिल गया। इस वक्त सिगरेट का यह टुकड़ा कोहे नूर से हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। ये बता रहा है कि दुश्मन चौथी सड़क से गया है। अपनी मोटर चौथी सड़क पर डालो। और दोनों मोटरें चौथी सड़क पर हो गईं। उन्होंने रास्ते में कई ही मोटरों को जा लिया और उनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनको मतलूबा मोटर ना मिली। वो आगे बढ़ते रहे। अब उनके सफ़र करते हुए 2 घंटे गुजर गए थे। किसी ऐसी मोटर के पास उनकी मोटर नहीं गुजरी थी जिसमें न्यूरेशन और उनकी बहन अहतरा हो। अब तो मेजर भी उस ताकत से घबरा गया था कि शायद दुश्मन उनको गंचा दे गया। बहरकैफ वो आगे बढ़ते रहे। आधा घंटा और गुजर गया। अब सड़क वीरान, उजाड़ और सायादार नजर आने लगी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। एक जगह 2 ट्रक खड़े थे और उन ट्रकों में कोई नहीं था। अचानक पूर्णा की निगाह दरख्तों के झुंड पर पड़ी जहां 10-12 आदमी किसी चीज़ को घेरे हुए खड़े थे। वहां लोग क्यों जमा हैं? पूर्णा ने उंगली से उस तरफ इशारा करते हुए कहा। मेजर ने उस तरफ देखा तो फौरन अपनी कार रोक ली। प्रदीप ने भी कार के ब्रेक लगा दिए। मेजर उसकी पार्टी के तमाम अफराद उस जगह पहुंचे जहां एक दर्जन के करीब लोग हल्का बांधे हुए खड़े थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक मूलर जिसके पीछे बहुत सा सामान बंधा हुआ था उल्टी पड़ी थी। अभी तक उसे किसी ने सीधा करने की कोशिश नहीं की थी। वो शायद कार के नीचे से एक लाश निकाल चुके थे जो मोटर से थोड़ी दूर एक चादर से ढकी हुई थी। एक औरत जिसने पतलून और स्वेटर पहन रखा था अपने माथे से खून पूंज रही थी। अख्तरा ठाकर के मुंह से निकला। अख्तरा ने ठाकर साहब की तरफ देखा और उसने अपने होंठों पर हाथ रख लिया जैसे अपनी चीख को दबाने की कोशिश कर रही हो, और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। उसे शायद अभी अभी होश आया और मेजर ने आगे बढ़कर उस लाश पर से चादर उठा दी। वो न्यूरेशन की लाश थी। उसकी गर्दन टूट गई थी और उसकी खोपड़ी बिछी हुई थी। अख्तरा ने भी अपने भाई की लाश देखी, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू तक ना निकला। पूर्णा बहुत हैरान हुई और फिर सोचने लगी, शायद सदमे के बायस अख्तरा कुछ महसूस करने के काबिल नहीं हुई है।